अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो हमारा अगला काम है ओ लेवल्स फिजिक्स में, वो है आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा दो तरीके के हैं। एक है आपके पास मिरर, और दूसरा है आपके पास लेंस। दोनों का काम ये है कि ये आपको देखने में मदद करते हैं, यानी इनके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? लेकिन लेंस ऑब्वियसली पावर्ड होते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी होती है। जैसे वीक आईज है आपकी, तो उसमें आपको देखने में आसानी होती है, जैसे मैं इस वक्त ग्लास लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। लेंस दो तरीके के हैं। एक है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और दूसरा आपके पास है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अब अगर हम यहां से इसको आगे लेके चलें, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को, तो आपके पास कन्वर्जिंग की हेडिंग डालते हैं। मतलब ये होता क्या है, देखें। कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है, उसके नाम से पता लग रहा है कि द टाइप ऑफ लेंस which is used to converge all light rays at a common point। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यानी बेटा ऐसा लेंस जो कि आपके पास तमाम लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करे, ऐसे लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आती है? थम्स अप करिएगा इफ दिस इज क्लियर। यानी एक ऐसा लेंस जो कि आपके पास सिर्फ एक काम कर रहा है, और उसका काम ये है कि आपको ये बताया जा सके कि जी तमाम लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं। क्या ये बात समझ में आती है? एवरीवन करके यस और नो पे क्लिक करें, ताकि फिर यस और नो बता के मैं आगे बढ़ूं। अब जो इसकी शेप है, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आसिम समझ में नहीं आया? देखें, एक ऐसा लेंस सफी भाई जो तमाम लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यानी ये लेंस है, यहां से एक लाइट रे आई, इसने इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। यहां से लाइट रे आई, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। मुनीजा ये बात समझ में आती है? आसिम, ये लाइट रे आई, इस पॉइंट के थ्रू मूव कर गई। क्या ये बात समझ में आती है सफी एंड आसिम? आसिम, मुनीजा। अब अगर मैं डाइवर्जिंग की बात करूं, तो द टाइप ऑफ लेंस which is used to spread
diverge all light rays is known as diverging lens. यस सफी, बट थोड़ी देर में नाम लूंगा उसका. दिस इज द शेप ऑफ डाइवर्जिंग लेंस. आप सिर्फ शेप से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेंस दिया गया है. तो ये जो था आपके पास, ये था कॉन्वेक्स, और ये जो शक्ल है ये है आपके पास कॉनकेव की. क्या ये बात समझ में आती है जी? आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड. मुनीजा, आसिम, एहसन, आप कंफर्म करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. ओके. अब एहसन, मैं वेट कर रहा हूं बेटा. अब आते हैं लेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. There are four characteristics: principal axis, principal focus, optical center, focal length. अब आते हैं पहले पे. What is principal axis? It is an imaginary line which passes through the center of lens. अब एक चीज समझें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये लेंस है, ठीक है. अब मुझे इस पे इमेज बनानी है. देखिए रियल लाइफ में अगर आप में से जिस जिसके ग्लासेस लगा हुआ है वो तो सही देख रहा है, इमेज बन रही है, ठीक है. लेकिन जब हम ये काम कॉपी में करते हैं, किसी रजिस्टर में करते हैं, किसी पेपर पे करते हैं, तो हमें रेफरेंस के लिए लाइन की जरूरत पड़ती है जहां से हम लेंथ मेजर करें, जहां से हम ऑब्जेक्ट मेजर करें और दूसरी चीजें मेजर करें. उस लाइन को जो एज अ रेफरेंस के तौर पे काम करे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस. मुझे एक एक का रिटन रिस्पॉन्ड चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सेस समझ आया या नहीं. सफी भाई दोबारा सुन लें. देखें ये लेंस रखा हुआ है. अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, तो हमारे पास कोई एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम वर्किंग करें. उस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सेस. एहसन, सफी, अब क्लियर है? ओके. मुनीजा, उमर, आसिम, मुजम्मिल, अब आते हैं नंबर 2 पे, विच इज प्रिंसिपल फोकस. इन कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का दूसरा नाम क्या था? कॉन्वेक्स.
The point at which all light rays are converged is known as principal focus. इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास लेंस है, ये सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर गया, एक लाइट रे ऐसे आती है, एक लाइट रे ऐसे आती है। अब ये किस लेंस में आ रही है भाई? कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स का काम क्या था कि लाइट रेस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रेस इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस या बहुत सारी बुक्स में फोकल पॉइंट भी रखा गया है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहां तक क्लियर है मुजम्मिल? अच्छा जी। अगला है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है जी। लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या यहां तक समझ में आता है जी? चौथा है आपके पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के ऊपर जरा स्टार बना दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पास्ट पेपर्स में आपसे पूछी गई है और आई है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस is known as फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है जी? डायग्राम से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये आ गया मेरा लेंस, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गई बात? जी उमर। ये लाइट रे आई पहली, ये लाइट रे आई दूसरी, ये यहां से इंटरसेक्ट कर गई, ये यहां से इंटरसेक्ट करके गुजर गई। अब देखो ये पॉइंट था प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने ये कहा कि यहां ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है जी? एक एक स्टूडेंट रिप्लाई करेगा। अब आते हैं जी मेन काम पे। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ग्रेड 10 की लाइट के अंदर किसी भी सीनियर से पूछिएगा कि यार लाइट के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या है, वो कहेगा इमेज फॉर्मेशन।
क्योंकि सवाल बड़े टेक्निकल आते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, वो कोई भी चीज दे देता है, स्टैंप उठा के दे देगा, मोमबत्ती बना के दे देगा, एरो बना देगा, कुछ भी बना के दे सकता है, कहेगा इसका ऑब्जेक्ट बनाओ या इसकी इमेज बनाओ। तो याद रखिएगा, कुछ रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अगर वो रूल आपको याद रहे तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। रूल 1 क्या कहता है कि द लाइट रे, पहले लिख लें फिर मैं समझाता हूं। पासिंग थ्रू द लेंस फ्रॉम द सेंटर will pass without any deviation। यानी कि आपके पास ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब रूल 1 क्या कह रहा है कि जो लाइट रे लेंस के सेंटर से जाएगी ऐसे डायगोनल, उसमें किसी किस्म की डेविएशन नहीं आएगी। मुनीजा थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं, ठीक है बेटा? क्या यहां तक क्लियर है? रूल 1 सबको क्लियर है? यस या नो में जवाब दें। अब आते हैं जी रूल 2। सफी नहीं समझ में आ रहा, देखें दोबारा से। ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से निकली आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, उसमें किसी किस्म कोई बेंडिंग नहीं होगी। क्या अब क्लियर है एहसान एंड सफी? सफी, ओके। रूल 2 ये कहता है बेटा कि द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will refract and pass through principal focus। यहां ये जरूरी है, irrespective of the placement of object। अब इसको समझें। ये मेरे पास लेंस है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी। रूल 1 की लाइन क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट के एज से एक लाइन निकलेगी जो लेंस के सेंटर से बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। यही था रूल 1। कोई मसला? सुकून से बताएं, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी। अब इसी जगह से आप एक और लाइट रे निकालेंगे, इसके पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के। और मुनीजा बेटा ये लेंस के सेंटर तक आएगी,
और फिर प्रिंसिपल फोकस को कट करके गुजरेगी हर हाल में। आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखा हो, कहीं पे भी रखा हुआ हो, लाइट रे ने प्रिंसिपल फोकस को कट करना है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। क्या ये बात समझ में आती है? मुझे एक एक का रिप्लाई चाहिए। आसिम, उमर, एहसन, मुजम्मिल, और कौन है यहाँ पे? ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर आते हैं जी रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि द लाइट रे passing through principal focus will refract and become parallel to the surface या to the principal axis। अब सुने गौर से, ये थोड़ा सा हैवी हो गया। ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। किसी तरीके से ये प्रिंसिपल फोकस था, लाइट रे बहुत दूर से आ रही थी, उसने यहां से हिट किया। तो अब जब वो लेंस से बाहर निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आप गौर से देखें तो रूल 2 और रूल 3 एक दूसरे के इनवर्स हैं। मुझे इंडिविजुअल बताइएगा। इंडिविजुअल बताएं, नहीं है समझ में। देखें रूल 2 क्या था, गौर से देखो। जो लाइट रे ऐसे आ रही थी वो बेंड हुई और प्रिंसिपल फोकस से कट करके गुजरी। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूं, जो लाइट रे ऐसे आ रही है, डायगोनल आ रही है, पहले से ही डायगोनल आ रही है, आपने कुछ नहीं किया है ही वो डायगोनल। तो अब वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? मुजम्मिल, एहसन, मुनीजा, आसिम। डन। दोबारा सुन लें। मैं आपसे कह रहा हूं रूल 1 क्या था, देखो गौर से। रूल 1 ये है कि जो लाइट रे लेंस के सेंटर से पास होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। दूसरा, जो लाइट रे पैरेलल होगी पहले, वो बेंड करके प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। ये रूल 2 था, ये रूल 1 था। अब रूल 3 में क्या हुआ कि जो लाइट रे ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से गुजर के आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर? मुनीजा,
मुनीजा, मुजम्मिल, सफी, आई वॉन्ट योर रिप्लाईज बेटा। सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके सवालात मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? पहले इमेज कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, फिर यहां पे करते हैं, ठीक है? अगली हेडिंग डालें इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिखे रियल एंड वर्चुअल। नंबर 2 इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। नंबर 3 मैग्निफाइड एंड डिमिनिश। अब ये याद रखिएगा, ये 3 सेट्स हैं, 3 पेयर हैं। इन 3 पेयर में से हर एक पेयर से एक प्रॉपर्टी लाजमी इमेज में होगी। क्या ये बात समझ में आती है? अब आए जरा देखते हैं कि ये क्या होती हैं। हेडिंग डालें रियल एंड वर्चुअल। छोटी सी सब हेडिंग डालिएगा रियल। इसके ऊपर स्टार बना दीजिएगा। क्योंकि ये वो डेफिनेशन है जो पेपर में पूछता है एग्जामिनर। दिस वन ऑफ दोज डेफिनेशन। तो आप क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ इमेज which is plottable on screen। यानी ऐसा जिसको आप स्क्रीन पर प्लॉट कर सकें। क्या ये बात समझ में आती है? यानी इस वक्त जिस भी चीज पर आप ये क्लास ले रहे हैं, तो आपकी आंखों में इस वक्त एक रियल इमेज बन रहा है। क्लियर ये बात? अब एक अदद कॉलम बनाते हैं और देखते हैं कि रियल और वर्चुअल क्या है।
देखें, ये लेंस है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब आपसे वो इमेज बनवाएगा, मैंने जैसे आपको कहा। तो रूल 1 की लाइन ऐसे जाएगी डायगोनल स्ट्रेट, रूल 2 की लाइन पहले ऐसे जाएगी और उसके बाद कट करके यहां से जाएगी, ऐसा ही है, यही पढ़ा हमने। इस जगह पर इमेज बना, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसके सामने वाली साइड पर इमेज बने तो ये इमेज हमेशा रियल इमेज होता है। क्या ये बात समझ में आती है? रिप्लाई करिए प्लीज जल्दी। कोई ऐसा जिसको इसमें प्रॉब्लम हो? लेकिन अगर बाय चांस आपके पास कुछ ऐसा सेटअप होता है जो आप इमेज बनाते हैं, उसमें कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के साथ उसका इमेज बन जाए, तो ऐसे इमेज को आप वर्चुअल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लें कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसकी सामने वाली साइड पर इमेज बनता है तो ये रियल है। आप बनाएंगे, आप रूल्स फॉर्म कर रहे होंगे। जिधर ऑब्जेक्ट है, अगर उसी के साथ इमेज बन जाता है तो ये वर्चुअल इमेज है। क्या अब ये बात क्लियर है? सफी एंड उमर, मुनीजा, उमर। अब आते हैं अगले उस पे। उमर, एक और बात समझा देता हूं, दोबारा सुन लें। देखें, जिधर ऑब्जेक्ट था, अगर उसकी सामने वाली साइड पर इमेज बन रहा है, आपने सिंपल रूल्स फॉलो करे, उस रूल्स फॉलो करके आपने बनाया, तो ये इमेज कहलाता है रियल इमेज। लेकिन अगर जहां ऑब्जेक्ट है उसी के बराबर में इमेज बन गया, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो ये कहलाता है वर्चुअल। अब अगर हम बात करें इन्वर्टेड और इरेक्ट की, तो आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि ये ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन थी, देखें गौर से। अगर इमेज बन रहा है इसका ऑपोजिट, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सेटअप है कि जिस ओरिएंटेशन में, जिस डिजाइन में, जिस शेप में आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वैसे ही आ जाए, तो ये इरेक्ट कहलाएगा। क्या ये बात समझ आती है? मुनीजा, आसिम, मुजम्मिल, सफी, उमर। अब अगर आखिरी वाले पे चलें, तो है ये मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड।
सफी दोबारा सुन ले, देखें भाई, आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ आया था ऐसे, आपने जब इमेज बनाई तो इमेज ऐसे बनी, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड ना, उल्टा। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, आपने दोनों रूल्स फॉलो करे, आपका इमेज ऐसे बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? इरेक्ट। क्या अब बात समझ में आती है? आखिरी है मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड। नाम से समझ आ रहा है कि भाई अगर आपके इमेज की हाइट ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो ये मैग्निफाइड है। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है और इमेज की कम है, तो ये कहलाएगा डिमिनिश्ड। क्या यहां तक बात समझ में आती है? एक एक स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए मुझे। मुनीजा, आसिम, उमर। दोबारा सुन लें। देखिए भाई, आपका ऑब्जेक्ट ये था 2 सेंटीमीटर का, इमेज आया 10 सेंटीमीटर का, तो ये क्या है? मैग्निफाइड है ना। आपका ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का, इमेज आपने बनाया 2 का, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। क्या अब ये बात समझ में आती है? देखें, ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? जब हम इमेज बनाएंगे ना, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई 2 हो 3 हो, लाजमी। सॉरी, 6 नहीं, 3 कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगे आउट ऑफ 6, लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मेरे पास कोई 2 है, 1 है, 3 लाजमी होंगे, हर पेयर से 1 निकलेगा। क्या बात समझ में आती है? बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके जी, अगली हेडिंग डालें, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके ऊपर एक स्टार बना लीजिएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं स्टार किन किन चीजों पर बनवाता हूं जिनकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। वो पेंसिल को पतला कर लेना, पता नहीं कितना मोटा लग रही है। तो आप क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, रेशियो जिसको कहते हैं उसका कोई यूनिट होता है? मैथ्स का सवाल है। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि यहां तक आप सबको समझ आ रही है?
अच्छा, अब इसके बाद जो अगला काम है वो है हमारा क्वेश्चंस का। अच्छा जी, इसके आगे लिखें, इट हैज नो यूनिट्स। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले लाइट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक साथ इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, क्या कहते हैं आप सब? ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज उसकी, इमेज उसका बनता है, इमेज आपने बनानी है, ऑब्जेक्ट वो देगा। आपकी अगली मेन हेडिंग है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये लास्ट कंपोनेंट है लाइट का, और इसके बाद लाइट खत्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट वेव्स। 7 अलग अलग वेव्स हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। पहले उन 7 वेव्स के नाम पढ़ें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इसको देखते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट,
अच्छा जी, यहां तक क्लियर है सबको? ये बताइएगा। इंडिविजुअल बताएं सब। एहसन, आसिम, मुनीजा, मुजम्मिल, सफी, उमर। ओके। अब चलते हैं जी आगे। ये 7 नाम है जो आपने याद करने। अब इनको याद करने की एक मेरी अपनी बनाई हुई की है। और वो की क्या है? राजू मामू इज विजिटिंग अंकल जीशांस गार्डन। अब देखो, राजू का आर कैपिटल, मामू का एम कैपिटल, इज का इंफ्रा, वी से विजिबल, अंकल से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे, और गार्डन के जी से गामा। क्या ये याद रहेगा? काइंडली रिस्पॉन्ड करें। ये मेरी अपनी बनाई हुई की है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ और बनाएंगी। अब इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी। इनके डिफरेंसेस क्या हैं सातों के? इन सातों की वेवलेंथ अलग अलग है भाई। इन सातों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब चूंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग है, इसीलिए इनकी यूजेस अलग अलग हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अब इनकी सिमिलैरिटीज क्या है अगर ये डिफरेंसेस हैं तो? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ये सब ट्रांसवर्स हैं, यानी मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम हो ना हो इनको जरूरत नहीं है। एंड नंबर 3, ये सब सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और उस स्पीड की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। क्या यहां तक ये बात समझ में आती है आपको? 1 मिनट रुकिएगा। डन जी, आगे बढ़े।
अच्छा, अब इसके बाद एक रिलेशनशिप है, पहले उसको देख लेते हैं। रिलेशनशिप ये कहता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको जरा पहले देखते हैं। ये मेरे पास एक एक सेकंड की दो विंडोज हैं। ये भी एक सेकंड है, ये भी एक सेकंड है। अब आप जब ओ लेवल्स में थे, जब हम वेव्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये कहा था, बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ऐसे ही है। तो यहां से लेके यहां तक एक वेव बनी। क्या ये बात समझ में आती है जी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 हर्ट्ज। मुनीसा ये बात समझ में आती है? मुजम्मिल, एहसन, उमर, आसिम, क्लियर है? ये आगे बढ़ने से पहले बताएं। अच्छा जी, अब अगर इसकी लेंथ मेजर करना चाहूं मैं, तो ये है जी, इसको जीरो पे रखते हैं पहले। ये रहा जीरो। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं। और वेव आ रही है कुछ 3.7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी? जब एक साइकिल है तो वेवलेंथ कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर। कोई मसला? रिस्पॉन्ड करिएगा जरा। अब मैंने क्या करा, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 1, 2 और ये 3। अब क्या फ्रीक्वेंसी हो गई जी, 3 हर्ट्स हो गई। कोई मसला? यस या नो में जवाब दें। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, तो अब वेवलेंथ देखते हैं। अब वेवलेंथ कहां से कहां तक नोट करेंगे आप, एक क्रेस्ट के सेंटर से लेके दूसरे क्रेस्ट के सेंटर तक। तो ये हो गया कुछ 1.5। ये क्या हुआ? यही तो। ओके जी, आज एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।